गांव की कुछ पुरानी यादें जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बहुत दिनों बाद आज गांव की याद आ गई है। काम की व्यस्तता के कारण मैंने 15 वर्ष शहर गुजरात में बिताया। शहर में साड़ी साजो सामान सुविधाएं सभी पास उपलब्ध हैं। माँ बाप भाई बहन आदि सभी को अपनी सुविधा के लिए अपने पास ही बुलाया गया। 15 साल में मैंने शहर में कड़ी मेहनत की। माँ बाप का कभी मन हो तो वो मेरे गांव घूम आए। गांव में हमारे पुश्तैनी मकान हैं। इस कंपनी के लोगों से भी संपर्क बना रहता है और गांव की भी देखभाल होती रहती है। मगर ना जाने क्यों आज 15 साल बाद मेरे दिमाग में ना जाने कौन सा कीड़ा जाग गया जो आज गांव चलने के लिए उत्साहित करने लगा है। आज तो मुझे राह चलते हुए गांव की याद आ गई है। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकलकर गांव से निकल जाऊं, पर सोचा कि आज का पूरा दिन ऑफिस में लगा रहूं। पर अभी तो सुबह के 10 बजे हैं, पूरा दिन कैसे गुजरेगा। साहब भी आने वाले हैं। चलो आज उनसे 4 दिन की छुट्टी मांग कर देखता हूँ। बाकी शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होता ही है। इस प्रकार से गांव में 5 से 6 दिन मौज मस्ती करूँगा। वहाँ के शुद्ध पर्यावरण में पुराने दोस्तों से मिलकर उनके साथ गप्पे मारूंगा। इन 5 से 6 दिनों में मैं अपने पुराने दिनों की हर याद को ताज़ा करूंगा। गांव के तालाब पर रेस्तरां जहां पर खूब नहाते थे, फिर स्कूल में सनातन जहां पढ़ाई के साथ साथ खूब मौज मस्ती करते थे। मुझे आज भी याद है जब हम स्कूल में कत्थे अलौकिक कर उस कत्थे पर पढ़ते थे। यहाँ शहर में जिसे हमारे बच्चे शिक्षक कहते हैं, उन्हें हम मास्टर जी और मैडम जी को बहन जी कहते थे। यहाँ शहर में क्लासरूम कहा जाता है, उसे हम क्लास या रूम कहते थे। बड़े मस्त दिन थे। मैं जब गांव जाऊंगा तो मेरे सभी दोस्त जो गांव में ही रहते हैं एकदम से मेरे पास आएंगे और मुझसे लिपट जाएंगे। वो नज़ारा बहुत ही मनमोहक होगा, ऐसा ही जैसे 14 वर्ष बाद श्री राम वन गमन से लौटकर आए तो उनका भ्राता उससे लिपट गया। फिर हम सभी गांव से बाहर निकलकर घूमने जाएंगे, वो सारी जगह जहां जहां हम बचपन में जाते और मिलते थे। बचपन में जो मौज मस्ती हमने की थी वो सारी की सारी फिर से याद आ जाएंगी। मैंने अपने मेज की दरार से कलम और कागज़ निकाल लिया और 5-4 दिन का आकस्मिक अवकाश लिखने लगा। तब तक साहब भी कार्यालय में पहुंच चुका था। साहब के पास पहुंचकर उससे वह अवकाश पत्र दिया। साहब ने आज तक बहुत कम अवकाश लेने की वजह से आज 4 दिन का अवकाश देने में कोई आनाकानी नहीं की। चुपचाप से उन्होंने मेरे अवकाश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मुझे बहुत खुशी हुई। वह अवकाश पत्र रजिस्टर के पास ले जाकर जमा करा दिया। मेरी छुट्टी स्वीकार होने पर मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना कार्यालय का काम निपटाने लगा। काम की व्यस्तता के कारण समय का पता ही नहीं चला। जाने कब शाम के 5 बज गए और छुट्टी का समय हो गया। मैं और मेरे सभी कार्यालय के सहकर्मी कार्यालय से बाहर आ गए। मैंने उन्हें छुट्टी के बारे में बताया और गांव जाने वाली बात भी उन्हें बताई। मैं जल्दी ही अपने घर पहुंच गया और घर वालों को बताया कि कल हम सभी अपने गांव जा रहे हैं। सभी को खुशी हुई, मगर मेरी लड़की विनीता और बेटा प्रिंस कहने लगे कि हमारी अगले महीने में वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए हम तो किसी भी हालत में आपके साथ चलने में असमर्थ हैं। माँ पिताजी से कहा तो उन्होंने भी बात टाल मटोल दी। उसके बाद अपनी पत्नी रेणुका से कहा तो वो कहने लगी, देखो जी, आपने ये अचानक गांव जाने की क्या सोची है? हमसे पहले पूछ तो लिया होता। सभी एक साथ विचार विमर्श करके गांव चलने की तैयारी करते। माफ़ करना, बच्चों की वार्षिक परीक्षा आने वाली है, सो इनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। यदि मैं भी आपके साथ गांव चली तो इनके खाने पीने व पढ़ने का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, वार्षिक परीक्षा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम सभी गांव चलेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। मैंने कहा, मुझे तो कल सुबह ही गांव जाना है। गांव की बहुत याद आ रही है। मेरे पुराने दोस्तों से मिलना है, पुराने स्कूल में जाना है, पुराने उस गांव के जोहड़
और पुरानी इमारतों व गांव की कर पुश्तैनी चीज़ जिनके साथ मेरा बचपन बीता था उन्हें देखना है। तुम चलो या ना चलो, 15 साल तो यहाँ काम की व्यस्तता के कारण गुजर गए, मगर आज सुबह ही मेरे मन में मुझे गांव जाने के लिए प्रेरित किया। गांव की हर याद को एक बार फिर अंकुरित कर दिया। यकायक हर याद जीवंत होकर चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर प्रसारित होने लगी। पूरा दिन आज कार्यालय का कार्य करने में गुजरा। आज पूरा काम निपटा दिया, सो बस मुझे गांव जाना है तो बस जाना है। रेणुका ने कहा, वहाँ पर आपका मन लग जाएगा, अकेले का। मैंने कहा, क्यों नहीं लगेगा, मेरी जन्मस्थली जो है वहाँ पर मेरे बचपन की सारी यादें जुड़ी हैं। रेणुका ने कहा, वहाँ पर खाने से संबंधित बाधा होगी। मैंने कहा, वो गांव है, यहाँ शहर की तरह से नहीं कि आसपास में रहने वालों को भी नहीं जानते। वहाँ पर तो किसी का रिश्तेदार आने पर भी लोग उसे गांव का ही रिश्तेदार मानते हैं। चाहे वह किसी भी घर चला जाए, उसे पूरी इज्जत मिलती है। यहाँ पर तो कोई किसी को जानता ही नहीं, और गांव में तो अनजान को भी अपना बना लेते हैं। रही बात खाने की, तो चाहे जिस घर में चला जाऊं, खाना तो खिला कर ही बेचेंगे। मुझे खाने की चिंता तो है ही नहीं। रेणुका बोली, तो अब तो आप गांव जाने की ठान ली है। मैंने कहा, हाँ तो जाऊंगा गांव। गांव में हरियाली है, प्रदूषण रहित वातावरण है, एकदम साफ स्वच्छ वायु है, शोर भी कम है। 5 से 6 दिन आराम से गुजर जाएंगे। रेणुका बोली, चलो ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना, खाना समय पर खा लेना। मेरा भी मन तो बहुत कर रहा है गांव जाने का, मगर क्या करूं, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो गांव जाऊं। पर आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं गांव में भी आपके साथ ही जा रही हूं। वहां सभी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना और कहना कि 2 महीने बाद हमारा पूरा परिवार गांव घूमने आएगा। मैंने कहा, ठीक है, अब खाना तैयार कर लो, खाकर सोते हैं। सुबह जल्दी उठना है, रात के 11 बज चुके हैं। गांव में तो शाम को 7 से 8 बजे तक ही सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शहरों में तो 8 से 9 बजे तक सोते हैं। सुबह जल्दी उठने का कारण ही तो गांव के लोग कम बीमार पड़ते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तभी तो शरीर स्वस्थ रहता है। जल्दी सोने का दूसरा कारण यह भी है कि वहाँ पर शहरों की तरह से हर घर में बिजली नहीं है, जिसके कारण जल्दी अंधेरा छा जाता है और लोगों को लगता है कि रात हो गई है और जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। रेणुका ने कहा, ठीक है, अब खाना तैयार है, खाकर सो जाओ। सुबह गांव भी जाना है और हाँ, जाते ही फ़ोन ज़रूर कर देना। मैंने कहा, अभी गांव इतने विकसित थोड़े ही हुए हैं, जहां पर कोई नेटवर्क टावर थोड़े ही ना होंगे। वहां पर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होगा तो फ़ोन कैसे करूंगा। रेणुका बोली, फिर भी फ़ोन तो लेकर चले जाना, हो सकता है नेटवर्क मिल जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं ले जाऊंगा। और हाँ, खाना खाकर मेरे लिए जो जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो बैग में ज़रूर डाल देना। और हाँ, दंत मंजन मत डालना, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ और वहाँ पर नीम और बबूल के लंबे लंबे पेड़ होते हैं। उन्हीं का दातून तोड़कर दांत साफ कर लूँगा। बस कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान डाल देना। यदि घर पर कुछ रखकर या पड़ोस में कुछ देना हो तो वो भी बैग में डाल देना। खाना खाने के कुछ देर बाद सारा सामान बैग में डालने के बाद देर रात तक सभी आपस में बातें करते रहे, फिर सो गए। सुबह 5 बजे मैंने अपनी पत्नी रेणुका को जगाया और कहा, मैंने कहा, उठो यार, मुझे जाना है, 6 बजे की रेलगाड़ी है। यदि छूट गई तो फिर 1 घंटा बाद ही है। उस रेलगाड़ी से शाम को 2-2:30 बजे गांव पहुंचा देगी। जल्दी से खाना बना दो और बैग में डाल दो, रास्ते में खा लूँगा, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। रेणुका बोली, मुझे सोने भी नहीं देते, अभी तो उठने के 3 घंटे पड़े हैं। गांव जा रहे हैं ये और परेशान पूरा घर कर रखा है इन्होंने। आंख मलते हुए रेणुका बड़बड़ाती हुई उठने की नाकामयाब सी कोशिश करती है। कुछ देर सोच विचार कर पलंग से नीचे उतरकर रसोई की तरफ चल देती है। रसोई पहुंचकर मेरे लिए खाना तैयार करती है। तब तक मैं भी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में पहुंच गया और रेणुका से कहा, मैंने कहा, हाँ तो खाना तैयार हो गया। रेणुका बोली, हाँ हो गया, और आपका खाना बंद कर मैंने तुम्हारे बैग में रख दिया है। बस अभी चाय बन रही है, कुछ देर में छानकर कप में डालकर
मुझे रेणुका ने चाय दी। तब तक 5:30 का समय हो गया। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और बैग उठाकर माँ पिता के कमरे में गया। वे उस समय सो रहे थे। उनके पाँव छुए और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। फिर अपने बच्चों के कमरे में गया, उनके सिर पर हाथ रखा और रेणुका से बोलकर घर से निकलकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो लिया। स्टेशन पर पहुंचकर अपने गांव का टिकट लिया। बाहर आया तब तक स्टेशन पर रेल भी आ चुकी थी। रेल में चढ़ा और एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। मन में गांव जाने का एक अजीब सा रोमांच रह रहकर याद आ रहा था और पूरा शरीर झूम उठता था। रोए रोए में एक हर्ष की लहर दौड़ जाती। मैंने अपने बैग में एक पत्रिका निकाली और समय गुजारने के लिए यात्रा के दौरान पुस्तकें अच्छी साथी साबित होती हैं। इसलिए लंबी यात्रा में मैं अपने पास कुछ प्रसिद्ध लेखकों की अच्छी पुस्तक अपने पास जरूर रखता हूँ, जो कि ज्ञानवर्धक के साथ साथ मनोरंजन भी कराती हूँ। पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही मुझे नींद आ गई। 1.5-2 घंटे बाद आंखें खुली तो देखा कि रेल अपनी रफ्तार पकड़े हुए थी। धड़ाधड़ की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में कभी कभी सीटी बजा रही थी। लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। लगभग 1.5-2 घंटे एक ही रफ्तार में चलती रही। फिर एक बड़ा स्टेशन आया, वहाँ पर मात्र 2 मिनट तक रुकी और फिर चल दी। मैं रेल में बैठा अपने गांव के बारे में सोच रहा था कि गांव पहुंचूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। गांव में पता नहीं वो हरिया काका वाला वो आम का पेड़ होगा भी या नहीं होगा, जिस पर हम स्कूल से आते जाते समय पत्थर उठाकर मारते रहते थे। उस आम का एक भाग गली की तरफ था, सो जब उस पर पत्थर मारते, कच्चे आम या पक जाने पर जिस आम पर पत्थर लगा नीचे गिरता, पत्थर की आवाज़ सुनकर हरिया काका बाहर आते और गाली देते हुए हमारे पीछे दौड़ते। कभी कभी तो वह उलाहना देते हुए मेरे घर पहुंच जाया करता था। हरिया काका की पत्नी हमेशा हरिया को डांटते हुए कहती, बच्चे हैं, पता नहीं इनके भाग्य से ही हमारे आम पर इतना फल आता है। इतने फल तो किसी के बाग में भी नहीं लगते जितने हमारे आम पर लगते हैं। खाने दो इन्हें, वैसे भी ये कौन सा ये सारे फल तोड़ कर ले जाते हैं। 1 या 2 आम बस चलते हुए ही तोड़ लेते हैं। और अगले ही पल जहन में आया कि पता नहीं मातुनाई वाली दुकान भी होगी या नहीं। 15 साल पहले ही वह बूढ़ा लगता था। अब तक तो बेचारा स्वर्ग सिधार गया होगा। बेचारे के पास बहुत बिना पैसे बाल कटाए और वो पारोताई जब भी अपनी भैंसों को जोहड़े में ले जाती, उन्हें बिधका कर जोहड़ के बीच ले जाते। उनकी पूंछ पकड़कर पूरे जोहड़ में चक्कर काटते। कभी कभी तो जोहड़ में ही उसके ऊपर बैठ जाते। बेचारी बहुत कहती, गाली देती, पर हम भी हठीले थे। भागती तो हम हाथ ना आते। घर जाती तो माँ के सामने हम मासूम बन जाते। माँ भी उसके आगे हमें 2-4 तमाचे मार देती। हम कुछ देर रोते, फिर वही छेड़छाड़। होठों पर हंसी आ गई। वह घटना सोचकर जब दिवाली के दिन मटरू काका की धोती में चकरी घुसी थी। हुआ कुछ यूँ था कि मैं गली में पटाखे चला रहा था, तभी मटरू काका आए और कहने लगे, यहाँ पटाखे मत जलाओ, बाहर खेतों में जाओ। मैं हाथ में चकरी जला रहा था, तभी उसमें आग लग गई और मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मटरू काका मुझे समझा ही रहे थे कि वह चकरी उछलकर घूमती हुई उनकी धोती में घुस गई। अब मटरू काका उछलने लगे। ये शुक्र है कि उनकी धोती में आग न लगी, पर उनका पाँव ऊपर तक जल गया। उस समय मुझे हंसी आई। दूसरे रोज जब सुबह उनके घर उसका हाल जानने गया तो वह खाट में लेटा हुआ था। मैं उनके पास गया और वह मेरे पीछे बेंत लेकर भागे और 2-4 गालियां भी दी। यह देखकर सभी हंसने लगे। मैं वहां भाग गया। मैं हंस रहा था, तभी एक सज्जन ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है भाई साहब, किस बात की हंसी आ रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं भाई साहब, बस यूं ही कोई बात याद आ गई थी। उस सज्जन ने कहा, भाई ये याद भी जहाँ कहीं आ जाती है और उसके भाव चेहरे पर झलक ही आते हैं। मैंने कहा, ये तो आपने ठीक ही कहा है, वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। यह सुन सज्जन ने फिर कहा, ये बचपन भी बड़ा ही निराला होता है, भगवान का दिया हुआ अनोखा उपहार होता है, जिसमें ना किसी बात की चिंता, ना किसी बात का भय, हर कोई अपना, ना किसी से शत्रुता। यही तो बचपन होता है।
मैं उसकी बात सुनकर चुपचाप बैठ गया। फिर मन में विचार करने लगा कि वो गांव से बाहर चने के खेतों में जाना, चने के पौधों पर हाथ फिराना और उन्हें चाटना, हाँ वह बात तो सबसे अलग थी। जब हम अर्थात मैं और मेरे दोस्त हरिया के बाग में घुसे थे, सभी दोस्तों के कहने पर मैं आम की ऊंची शाखा पर चढ़ गया था। बाग का माली आ गया और सभी दोस्त नीचे वाली शाखाओं पर थे, जो कूदकर भाग गए। मैं ऊंची शाखा पर था। उतरने में काफ़ी समय लगा। जब नीचे उतरा तो माली ने मुझे पकड़ लिया और मेरी खूब पिटाई की। उस दिन के बाद मैंने कभी उस बाग की तरफ देखा तक नहीं। वो बचपन वाले दिन भी क्या दिन थे, बड़े ही मस्त सुहाने दिन थे। उन दिनों की बात भी क्या थी, आज एकाएक चलचित्र की भांति मेरे मस्तिष्क पटल पर घूमने लगे। एक लंबी सांस लेते हुए मैंने अपनी आंखें मूंद ली और एक बार फिर से पुरानी यादों में घूमने लगा। अब की बार मैं स्कूल के दिनों में पहुंच गया था। स्कूल मेरे गांव में 5वीं कक्षा तक ही था, सो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में जाना होता था। दूसरे गांव में मैं और मेरे गांव के दोस्त साइकिलों पर जाते थे। साइकिल को हम खूब तेज लेकर जाते थे। एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ में हमारी साइकिल 100 की स्पीड से चलती थी। एक दिन तो मेरी साइकिल ऐसी घूमी कि मैंने एक पड़ोस के गांव की लड़की जुनिया, जो कि मेरी ही सहपाठी थी, उसमें ठोक दी। बेचारी को बहुत चोट आई थी। वह मुझ पर गुस्सा करने लगी। जुनिया बड़े घर की लड़की थी। उसने अपने पिताजी को स्कूल में बुला लिया। उसके पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने सारी बातें उसे बता दी और बताया कि यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे डांटने की बजाय उसके पिता ने जुनिया को ही डांटा और कहा कि एक जो तुमने इस लड़के के साथ जाती की और इसे पीटा, यह बेचारा तो कुछ नहीं बोला, इसने गलती मान ली, फिर भी तुम मुझे बुलाकर लाई। सारी गलती तो तुम्हारी है जुनिया, तुमसे माफ़ी मांगी, अभी मेरे सामने तुम इससे माफ़ी मांगो। बहुत कहने पर जुनिया ने मुझसे माफ़ी मांगी। बस इस तरह से हमारा फैसला हो गया। मैं जुनिया से नज़र नहीं मिला पा रहा था। मेरे कारण जुनिया को अपने पिताजी से इतना कुछ सुनना पड़ा। जुनिया भी मुझसे नफरत करने लगी थी। एक दिन की बात है कि कुछ शरारती लड़के जुनिया को छेड़ रहे थे। मैं उनके बीच में बोला तो उन लड़कों ने मुझे जमकर पीटा, मेरा सिर भी फोड़ दिया और हाथ तोड़ दिया। मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। जुनिया को पता चला तो वह अपने पिताजी को लेकर मुझसे मिलने अस्पताल पहुंची। वहां पर पहुंचकर जुनिया ने मेरा हाल पूछा और कहा, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसे जाने कितने मुसीबतों का रोज सामना करना पड़ता है, फिर मेरे लिए अपने आप को तकलीफ क्यों दी? मैंने कहा, यह तो मेरा फर्ज था, ये तो आप थी। यदि इसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसको भी बचाने की कोशिश करता। अब वो सभी लड़के कहाँ हैं? जुनिया ने कहा कि उन सभी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह कहकर जुनिया वहाँ से चली गई। उसके बाद एक दिन जुनिया ने स्कूल में पीछे एक तरफ मैदान में बुलाकर कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह मेरे लिए एक अलग ही अनुभूति थी। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसके पिता हमारे पास के गांव को छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं जुनिया को ढूंढता फिरा, बहुत दिन ढूंढा, परंतु जुनिया का कहीं पता नहीं चला। यह सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तभी साथ बैठे सज्जन ने कहा, अब क्या हुआ भाई? भाई साहब, अब कैसी याद आ गई जो आंखों में पानी झलक आया? मैंने कहा, कुछ नहीं भाई साहब, बस यूं ही कोई ऐसी याद आई जिसे भुला पाना ही बहुत मुश्किल है। पहला प्यार जीवन में गुजर जाने पर भी नहीं भुलाया जा सकता। प्यार पता नहीं कैसा एहसास होता है जो भुलाए नहीं भुला जा सकता। कुछ ही समय बाद मेरे गांव का स्टेशन आ गया। स्टेशन पर उतरकर मैंने स्टेशन की भूमि को चूमा, फिर स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया। बाहर आने पर देखा कि यहाँ पर भी वही शहरों वाली भीड़ थी। बाहर रिक्शा लगी हुई थी, वही शहर वाले लोगों सा पहनावा यहाँ भी देखने को मिल रहा था। मगर अगले पल सोचा, आने वाले लोगों के कारण यह शहर जैसा माहौल लग रहा है। हो सकता है गांव में वैसा ही माहौल होगा।
जैसा मैं गांव का माहौल छोड़कर गया था। अब वहां से पैदल पथ 15-20 मिनट का था। पहले जो रास्ता कच्चा था वहां अब उस पर सड़क बन चुकी थी। सड़क के दोनों किनारों पर कंपनियां बन चुकी थी। जहां पर खेत थे वहां कंपनियां देखकर विस्मय हो रहा था। चलो मेरा गांव भी तरक्की कर रहा है। चलो अब गांव में पहुंचकर देखा जाए कितनी तरक्की कर रहा है। गांव पहुंचने पर देखा कि जो मेरे दोस्त थे बचपन के वही सबसे पहले मिले। उनसे राम राम हुई, मगर मुझसे मिले उन्हें वो खुशी नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। शाम को घर मिलने के लिए बोल मैं घर चला गया। घर बोलकर घर की सफाई करने लगा। घर पर एक पड़ोसी आया और उसने मेरा साथ दिया साफ सफाई करने में। मैंने 2-3 घंटे में ही पूरा घर साफ कर दिया। अब शाम होने को थी, सभी दोस्त भी आ गए। सभी आपस में अपने अपने कार्य के बारे में बात करने लगे। सभी के देर बातचीत करने पर एक दोस्त से मैंने कहा, क्या करें भाई, आज खाना कहाँ से मंगवाएं और खाने में क्या पसंद करेंगे। मैं सोच रहा था कि शायद कोई दोस्त यही बोल दे कि मैं अपने घर में आपको खाना खिलाऊंगा, मगर उनमें से एक दोस्त कहने लगा, यहाँ पास में ही एक होटल है, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध होटल है, बहुत दिन हो गए वहाँ का खाना खाए हुए, यदि तुम कहो तो वहीं से खाना ले आता हूँ। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है, ले आओ, मैं भी वहाँ का खाना खाऊंगा। फिर वह कहने लगा, ठीक है, पर पैसे तो दो, वहाँ थोड़ा महंगा खाना है। मैंने 500 रुपये निकाल कर दे दिए। वह दोस्त कहने लगा, क्या यार, इतने रुपए में तो खाना ही आएगा, बाकी पीने का सामान भी तो लाना है। आज तो पूरी तरह से मज़ा लेना है और रात को यहीं पर सोएंगे अपने घर। मैंने कहा, 500 रुपये पीने का सामान लाने के लिए और दे दिए। वह सामान लेने चला गया और फिर से हम सभी दोस्त आपस में बात करने लगे। आधे घंटे में सामान आ गया। हम सभी आपस में खाने और पीने लगे और बारी बारी से पुराने दिनों की याद करने लगे। उनके साथ मजा आ रहा था। हर पुरानी बात पर मैं बहुत खुश हो रहा था। साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि जिस गांव में अनजान लोगों का भी आदर सत्कार होता था, वहीं आज ये मुझसे जानते हुए भी मुझसे पैसे लेकर मेरा ही खा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी अपने दोस्त ही तो हैं, इनको खिलाना कौन सी गलत बात है। हम सभी शाम को अंधेरा होने तक खाते रहे। फिर शाम को मैंने देखा कि पूरा गांव शहरों की भांति जगमग जगमग करने लगा। वहां पर मैंने अपने पड़ोसी रामव काका से कहा कि काका, मैं यहाँ पर 2-4 दिन रुकने के लिए आया हूँ। आप मुझसे घर में रोशनी करने के लिए एक बल्ब जलाने के लिए तार मेरे घर में डाल दो। पड़ोसी रामू काका कहने लगा, देखो भाई, आप तो ये जानते ही हैं कि बिजली का खर्चा कितना आता है। आप 4-5 दिन यहाँ रुकेंगे, एक दिन का 50 रुपया लूँगा, चाहे आप कुछ भी चला लेना। मैंने सोचा, यहाँ तो शहर से भी बेकार काम है, चलो ये भी सही है जो इसने पहले ही बता दिया। इतना खर्चा लगेगा, यदि बाद में बताता तो बुरा लगता मुझे। ठीक है रामू काका, आप तार लगा दीजिए और ये लो 300 रुपये, बाकी बाद में जाते वक्त देख लूँगा। यह कहकर उनसे बिजली ले ली। अब रात को देखा कि हमारे समय में तो रात को जल्दी ही सो जाते थे, मगर अब तो यहाँ गांव में शहरों से भी बुरा हाल हो गया था। देर रात तक, करीब 12 बजे तक मैं और मेरे दोस्त जागते रहे। गली में देखा तो गली में भी सभी घूमते नजर आ रहे थे। गलियों में लाइटें लगी हुई थी, रोशनी का काफ़ी प्रबंध हो चुका था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। मुझे अब भी यही लग रहा था कि मैं अपने गांव में आया हूँ। ऐसा आभास हो रहा था कि अब भी मैं शहर में ही हूँ। मैंने सोचा, अब तक तो जो कुछ हुआ सो तो ठीक है, बाकी कल सुबह देखेंगे। रात को पूरी रात इसी फिक्र में नींद नहीं आई कि ये क्या हो गया है। वो शहरों वाली हवा आज गांव में भी आ गई है। कोई किसी को नहीं पहचानता, सभी अपनी मस्ती में हैं। बस पैसा ही यहाँ पर सब कुछ हो गया है। पैसे मांगते समय कोई नहीं हिचकता, अपने हो या पराए, सभी को बस पैसा चाहिए। यहाँ भी इंसान को कब पहचानते हैं। पैसा ही सब कुछ हो गया है यहाँ भी। आदमी तो बदल गए हैं यहाँ। अब और क्या क्या बदलना है, ये सुबह देखना है। यही सोचते सोचते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई।
सुबह करीब 9 बजे मेरी आंखें खुली। मेरे सारे दोस्त अभी सो रहे थे। मैंने उठकर चाय बनाई। चाय बनाकर उन सभी को जगाया और उन्हें भी चाय पिलाई। फिर मैंने उन्हें घूमने के लिए कहा तो हम सभी खेतों में घूमने निकल पड़े। गांव के दूसरे छोर पर जिधर कंपनियां नहीं थीं, वहां की ज़मीन भी बड़े बड़े ठेकेदारों ने खरीद ली थी, इसलिए वो अभी भी खाली पड़ी थी। वहां पर बिल्डिंग बनने वाली थी। वहां ना बोने की जगह से बंजर भूमि की भांति लग रही थी। सदा हरियाली रहने वाली भूमि को बंजर देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। वहां पर घूमकर हम वापस आ गए। घर आकर मैं नहाया, फिर गांव का दौरा करने निकला। इन 15 सालों में मेरा गांव पूरी तरह से बदल चुका था। शहरों में तब्दील होने जा रहा था मेरा गांव। जहां पर हम जोहड़े में नहाते थे, वहां आज पार्क बन गया था। हर घर जो कच्चे और सुंदर लगते थे, वो अब पक्के हो गए थे। मैं फिर उस रास्ते पर गया जिस रास्ते से स्कूल जाता और आता था। वह रास्ता पहले कच्चा होता था, अब पक्का हो चुका है। और वह रास्ते का घर जिसमें आम का पेड़ होता था, वह घर अब बिल्कुल ही बदल चुका है। उस घर में अब घर नहीं, कोठी बन चुकी है और आम के पेड़ की जगह पर शौकीनी के पेड़ लगे हुए हैं। उसी रास्ते पर मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल में पहुंचकर देखा कि वहां पर हम नीचे बैठते थे और बालू रेत बिछा होता था। अब पूरे स्कूल में पक्का फर्श था। कमरे में बैठने के लिए लकड़ी के डेस्क लगे हुए हैं। यहाँ पर भी वही शहरों वाली आओ भाव आई हुई थी। फिर स्कूल के बच्चों से मिला मैं। जिस प्रकार से शहरों के बच्चे जीन्स शर्ट में स्कूल आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी सभी बच्चे जीन्स और टी शर्ट में आए हुए थे। मैंने सिर में हाथ मारा और कहा, मेरा गांव अब गांव नहीं रहा है, ये तो अब पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर ये कैसा गांव है, यहाँ भी आज शहरी आव भाव आए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।